गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संतुलित वृद्धि सिद्धांत संतुलित विकास मॉडल पढ़ने के बाद में आज हम देखते हैं असंतुलित विकास पद्धति अथवा सिद्धांत। चूँकि हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था देश संतुलित मॉडल को अपना के बैलेंस्ड मॉडल को अपना के अपना विकास कर सकते हैं। आज हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से असंतुलित मॉडल को अपनाकर वो अपने विकास की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। इस मॉडल के जो समर्थक रहे हैं वह हैं प्रोफेसर हर्शमैन, प्रोफेसर सिंगर, मार्क्स फ्लेमिंग, पॉल स्ट्रेटन आदि। इन्होंने असंतुलित विकास पद्धति अपनाने पर जोर दिया और ये पद्धति अल्प विकसित देशों के लिए ये सर्वथा उचित व सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानते हैं। असंतुलित विकास का अर्थ और इसकी व्याख्या। चूँकि ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि असंतुलित विकास में क्या किया जाना चाहिए कि कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास करना होता है ताकि अन्य क्षेत्रों के उद्योगों का बाद में विकास संभव हो सके। ये मॉडल मानता है चूँकि अर्धविकसित देशों की अपनी समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि वहाँ पर जो संसाधन हैं वह संसाधन सीमित है। अब इन सीमित संसाधनों से आपको बहुत सारा विकास का कार्यक्रम करना है, तो किस तरीके से विकास किया जाए। इस संबंध में ये मानते हैं कि हमें कुछ क्षेत्रों को विकास के लिए चुनना चाहिए, उन क्षेत्रों में अपने संसाधनों को लगाना चाहिए और बाद में जब इन क्षेत्रों में बूम आता है या इनका विकास जो भी होता है इसके बाद में अन्य क्षेत्रों के विकास की ओर मुख करना चाहिए। असंतुलित विकास पद्धति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों एवं अंगों का एक साथ समान रूप से विकास करने का प्रयास न करके केवल कुशलतापूर्वक चुने हुए अग्रगामी क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो विकास की गति को तीव्र बना सके। कुछ विकास अर्थशास्त्रियों के अनुसार असंतुलित विकास का आशय विकास की उस व्यूह रचना से है जिसमें अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए अग्रगामी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर अंततः संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं अल्बर्ट हर्शमैन की डेफिनेशन देखिए। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है असंतुलित विकास मॉडल को। इनके अनुसार असंतुलित विकास पद्धति में सबसे पहले अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास किया जाता है जिनमें संबंध प्रभाव बहुत ऊंचे हो। यानी हमने कौन से सेक्टर चुने, ऐसे सेक्टर चुने हैं जिनका लिंकेज इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जिनका लिंकेज इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो उन क्षेत्रों को हम चुनेंगे और उन क्षेत्रों का विकास करेंगे सबसे पहले। फिर ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के एकदम विकास से अर्थव्यवस्था में क्या होगी, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। उसके फलस्वरूप प्रेरणाओं एवं दबावों के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि उदाहरण देखते हैं, जब अर्थव्यवस्था में सड़कों, सिंचाई, रेलों, विद्युत विकास आदि योजनाओं पर भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाएगा तो परिवहन, सिंचाई, विद्युत क्षमता में वृद्धि होने से उनमें अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। अतः इस अतिरिक्त क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग हेतु अन्य कई उत्पादक क्रियाएं प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार के विकास को आधिक्य क्षमता द्वारा विकास कहा जाएगा। वापिस से रिपीट करते हैं इस चीज़ को। ये क्या कहते हैं कि आप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास की प्रक्रिया को स्टार्ट ना करें। कहाँ स्टार्ट करें, ऐसे उद्योगों या ऐसे सेक्टर्स के ऊपर आप अपना विकास का कार्यक्रम स्टार्ट करें जिनका लिंकेज इम्पैक्ट ज़्यादा हो। लिंकेज इम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र में विकास किया जाता है, इस सेक्टर में विकास किया जाता है तो उसकी वजह से किसी अन्य सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी या अनिवार्य सा हो जाता है। जैसा कि अगर मान लीजिए सिंचाई का विकास किया जाता है, रेलों का विकास किया जाता है, तो इससे क्या है कि विद्युत क्षमता में वृद्धि होगी, सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी। सिंचाई क्षमता में वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र में विकास अधिक होगा। ठीक है, सड़कों का विकास करेंगे तो परिवहन का विकास अधिक होगा। तो आपने क्या किया है, लिंकेज इम्पैक्ट वाले सेक्टर्स को चुना है और उन सेक्टर्स का डेवलपमेंट कर रहे हो, इससे अन्य सेक्टर्स के ऊपर का अभी विकास होगा। प्रोफेसर हर्शमैन के अनुसार ये जो हमने ऊपरी विकास की प्रक्रिया पढ़ी है वह कहलाती है आधिक्य क्षमता द्वारा विकास। दूसरी तरफ हर्शमैन के अनुसार कहते हैं जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्षेत्रों यानी डायरेक्ट प्रोडक्टिव सेक्टर्स है ना, या डायरेक्ट प्रोडक्टिव एरिया, ठीक है, डीपीए,
जब प्रत्यक्ष उत्पादक क्षेत्रों में निवेश में एकदम वृद्धि की जाएगी तो उनके उत्पादन में वृद्धि होगी और बढ़े हुए उत्पादन को बेचने के लिए बाजार का विस्तार करना होगा, साथ ही पूरक क्रियाओं को बढ़ाना होगा। इस प्रकार के विकास को क्षमता के अभाव द्वारा विकास की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि असंतुलित विकास पद्धति में सर्वप्रथम कुछ चुने हुए क्षेत्रों के विकास से अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। यानी सबसे पहले आप कुछ एक सेक्टर्स आपने चुने, इनमें आप निवेश करते हो, ऐसा करते ही अर्थव्यवस्था में असंतुलन आ जाएगा। ये असंतुलन प्रेरित करेगा अन्य क्षेत्रों के विकास को और इस प्रकार से संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, असंतुलन उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तथा फिर असंतुलन के दबाव के कारण संतुलन स्थापना का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में सरकार का प्रमुख कार्य है सोच समझकर असंतुलन पद्धति द्वारा अर्थव्यवस्था में दबाव उत्पन्न करें और फिर इन दबावों को हल्का करने के लिए अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन दें। जैसा कि मान लीजिए कि सिंचाई का विकास किया जा रहा है ना, सिंचाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब इस सिंचाई के विकास के साथ में उर्वरकों का भी विकास होना जरूरी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र तो सिंचाई और उर्वरक इन दोनों का जोड़ है एक तरीके से, तो उर्वरकों का होना चाहिए। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली तो सिंचाई पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उर्वरक उद्योग का अपने आप विकास हो गया या कृषि क्षेत्र का विकास हो गया, तो ये क्या है, असंतुलन तो आपने किया है किसमें, सिंचाई क्षेत्र में। और इस असंतुलन को से जब आगे जो प्रेरणा मिल रही है उसकी वजह से कृषि क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है या उसका विकास आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हर्षमैन के अनुसार यद्यपि विकास का अंतिम लक्ष्य संतुलित विकास करना है, यानी इसका जो लक्ष्य है ये तो है बैलेंस्ड ग्रोथ करना है, लेकिन ये जो विकास का जो पथ है यानी जो रास्ता है वह रास्ता क्या है, अनबैलेंस्ड है, और विकास की जो मंजिल है वह मंजिल है बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, इसे हम निम्न डायग्राम को देख लेते हैं। हम पहले इस डायग्राम में आपके ओ एक्स अक्ष पर आप देखिए सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल लगा रखी है और ओ वाई अक्ष पर कुल लागत तथा डीपीए का उत्पादन ये लगा रखा है। ठीक है, और ये जो आपकी जो रेखा जा रही है ओरिजिन पॉइंट से, ये जो रेखा जा रही है, ठीक है, ये आपका संतुलित विकास का मार्ग है। ठीक है, यानी इस रेखा के ऊपर आप संतुलित विकास मार्ग में चल रहे हो, यहाँ और यहाँ ये दोनों असंतुलित विकास मार्ग है। यहाँ जो ऊपर का जो हम देख रहे हैं ये क्षमता के अभाव का विकास मार्ग है, नीचे जो हम देख रहे हैं वह है आधिक्य क्षमता के विकास मार्ग को दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें हम देखते हैं डायग्राम में, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जैसे कि ऊपर क्षमता के अभाव का दे रखा है, डीपीए के थ्रू आप असंतुलित विकास कर रहे हो, और दूसरा है आधिक्य क्षमता के थ्रू आप असंतुलित विकास का मार्ग अपनाते हो। लेकिन लास्ट में हम पहुंच कहाँ रहे हैं, लास्ट में हम पहुंच रहे हैं संतुलित विकास के पथ पे, यानी ये जो ओ से जो सीधी रेखा जा रही है इस पथ पे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि जो ओ ए बी सी ये तो संतुलित विकास रेखा को बता रही है, और इसका जो प्रत्येक बिंदु है ए बी सी ये संतुलित विकास के बढ़ते हुए स्तर को बता रहे हैं। ठीक है, इस संतुलित विकास का भ्रमात्मक मार्ग है। अब अगर असंतुलित विकास की प्रक्रिया को समझना है तो असंतुलित विकास का जो मार्ग है, संतुलित विकास का मार्ग तो एक आपको दिखाया हुआ है ओ ए बी सी, ठीक है ना, ये मार्ग दिखा हुआ है। अब असंतुलित विकास करना है तो आप आधिक्य क्षमता के मार्ग को भी चुन सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, अभाव वाला भी मार्ग आप चुन सकते हैं, क्षमता के अभाव का विकास मार्ग भी चुना जा सकता है। सबसे पहले हर्षमैन के अनुसार हम देखते हैं तो हम सबसे पहले अतिरिक्त क्षमता के विकास मार्ग को चुनते हैं। ठीक है, यानी अगर हम विकास करते हैं आधिक्य क्षमता का विकास मार्ग, इस तरीके से हम विकास करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ए बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले ए से A0 पे जाएंगे, जिससे सामाजिक पूंजी K1 से K2 बढ़ी जाएगी और कुल लागत OC से OC0 रह जाएगी। इस अतिरिक्त लाभ को निवेश कर हम A0 से B तक जाएंगे और इसी प्रकार B से B0 तथा B0 से C तक पहुंचने का प्रयास हो सकता है। इसमें हम SOC से DPA तक पहुंचते हैं। देखिए आप यहाँ पर वापस से देखिए डायग्राम में, अगर आप मान लीजिए इस पॉइंट पे हैं इकोनॉमी के, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया और आप जहाँ निवेश करके
ए से A0 इस पॉइंट पे पहुँचे। यहाँ पर सामाजिक पूंजी जो है वह K1 से K2 हो जाती है और लागत आपकी कम हो जाती है OC से OC0, ये लागत कम हो। अभी जो सामाजिक पूंजी बढ़ी है, इस सामाजिक पूंजी को आप लगाएंगे वापस से, है ना, वापस लगाते हैं आप इस सामाजिक पूंजी को, तो आपका जो विकास का रास्ता है, ये विकास का रास्ता आप यहाँ B तक पहुँचते हैं। ठीक है, B तक पहुँचते हैं, संतुलित विकास में पहुँच जाते हैं। फिर वापस से आपने निवेश किया, निवेश करके आप B से B0 तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सामाजिक पूंजी आपकी फिर बढ़ गई है, K2 से K3 तक आपकी सामाजिक पूंजी बढ़ गई है, लागत भी आपकी बढ़ी है। ठीक है, इस बढ़ती हुई सामाजिक पूंजी को आप फिर निवेश कर देंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, B0 से C तक पहुँच जाएंगे। यानी असंतुलित विकास मार्ग में आधिक्य क्षमता का जो विकास मार्ग हम चुनते हैं, वो आधिक्य क्षमता का जो विकास मार्ग है वह क्या हो गया, A0, B, B0 और C। ये तो हो गया आधिक्य क्षमता के विकास मार्ग, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें आप देखिए अतिरिक्त क्षमता का विकास मार्ग अर्थव्यवस्था में तब चुना जाएगा। अब इसके दो पॉइंट्स हैं कि कब चुना जाएगा। ये पहला है जब बाजार में मांग का अभाव हो, यानी डिमांड नहीं हो रही हो, और दूसरा है जब उत्पादन की लागत ऊंची हो, यानी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊंची हो। ठीक है, तो ये दो हैं। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं क्षमता अभाव का विकास मार्ग। ठीक है, डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी, DPA मार्ग, है ना, इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, A स्तर से C स्तर तक पहुंचने के लिए पहले A से A1 तक पहुंचा जाएगा, जिससे सामाजिक पूंजी K1 से बढ़कर K2 तक पहुंच जाएगी तथा कुल लागत OC से बढ़कर OC1 तक बढ़ जाएगी। इससे सरकार पर दबाव पड़ने से हम A1 से B तक जाएंगे, उससे DPA की लागत घटेगी। इस प्रकार B से B1 तथा B1 से C तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार विकास का जो दूसरा मार्ग है वह है क्या है, DPA से SOC तक पहुंचने का। ये देखिए आप इसमें डायग्राम देखिए, यहाँ आप हैं पहले शुरुआत में A पॉइंट पे, यहाँ पे, है ना। यहाँ से जैसे ही आपने विकास का अभाव क्षमता वाला मार्ग आपने चुना, तो ये A1 तक आप पहले पहुँचते हैं। यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ गई है और सामाजिक पूंजी तो आपकी बढ़ी है। इसके बाद में आप A1 से B तक जाएंगे, फिर B से आप B1 तक जाएंगे, B1 से C तक जाएंगे। तो यहाँ जो विकास का मार्ग आपका बना है, ये बना क्या है, A1, B, B1 और C। ये आपका क्या है, अभाव क्षमता के द्वारा विकास के मार्ग को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक